In this video, we are going to understand that why AI scaling is different from the web app scaling. So we are going to understand the problem and we are going to understand that why web scaling fails when it comes to AI scaling. तो सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं बिटवीन दी वेब एप्लीकेशंस एंड दी एआई एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस आईओ बाउंडेड होते हैं। आईओ बाउंडेड का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक पाइथन एप्लीकेशन है जो कि बैकएंड में रन हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस एप्लीकेशन विल बी इन वेटिंग स्टेट। अब ये वेटिंग स्टेट में क्यों होगी? बिकॉज यहाँ पर हो सकता है कोई डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही हो, कोई थर्ड पार्टी एपीआई कॉल एग्जीक्यूट हो रहा हो, या फिर कोई फाइल अपलोड हो रही हो, या फिर कोई अदर सर्विस एग्जीक्यूट हो रही हो। राइट, तो इस केस में क्या होगा कि जो सीपीयू होगा दैट विल बी आइडल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो इस तरीके से हमारी वेब एप्लीकेशंस वर्क करती हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एआई एप्लीकेशंस, तो एआई एप्लीकेशंस कंप्यूट बाउंडेड होती हैं। तो एआई एप्लीकेशंस, सपोज यहाँ पर हमारे पास एक एलएलएम होस्टेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही इस एलएलएम को एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, सो जो सिस्टम है दैट विल वर्क ऑन द 100% मैक्सिमम कैपेसिटी टू जनरेट द नेक्स्ट टोकन। अब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल डेटाबेस कॉल या कोई भी थर्ड पार्टी एपीआई कॉल नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर जो एलएलएम है उनके वेट्स लोड होंगे एंड जो सिस्टम है वो 100% कैपेसिटी पे वर्क करेगा टू कैलकुलेट द वेरी नेक्स्ट टोकन। Right, so this is the basic difference between the web applications and AI applications. अब हम लोग समझते हैं that what is the problem, what is the exact problem when we try to scale the AI applications. तो सबसे पहले तो हम लोग वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो वेब एप्लीकेशंस लाइक गो एप्लीकेशन हो गई, पाइथन, नोड जेएस, जावा। तो जब भी हम लोग इनको स्केल करना चाहते हैं, तो सिंपली व्हाट वी आर सेइंग इज दैट वी वांट टू स्पिन अप द न्यू इंस्टेंसेस बिहाइंड द लोड बैलेंसर, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारा लोड बैलेंसर होगा, ठीक है, एंड वी कैन स्पिन अप द न्यू इंस्टेंसेस एंड फिर उसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी, सो दिस लोड बैलेंसर विल डिस्ट्रीब्यूट दोज रिक्वेस्ट अमंग दीज इंस्टेंसेस। ठीक है, इस तरीके से स्केलिंग वर्क करती है। नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द केस ऑफ एआई एप्लीकेशंस, तो एआई एप्लीकेशंस के केस में क्या हो सकता है? सपोज यहाँ पर कोई एलएलएम है, कोई इमेज जनरेशन मॉडल है, ऑडियो जनरेशन मॉडल है, या फिर कोई और डिफरेंट काइंड ऑफ एआई मॉडल है, ठीक है, जिसको हमें स्केल करना है। एंड इफ यू ट्राई टू अप्लाई द सेम टेक्निक जो हम लोगों ने वेब एप्लीकेशंस के केस में करा था, दैट इज स्पिनिंग अप द न्यू इंस्टेंसेस, तो यहाँ पर क्या होगा? इट इज गोइंग टू फेल। नाउ व्हाई दिस वेब स्केलिंग इज फेलिंग ओवर हियर, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दैट द मॉडल वेट फुटप्रिंट। तो जो हमारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं, इनका जो इंस्टेंस साइज होता है, तो दिस इज फ्रॉम सम मेगाबाइट्स टू सम गीगाबाइट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो जब भी यहाँ पर न्यू इंस्टेंसेस को स्टार्ट करना होता है, दैट मीन्स वी आर स्केलिंग दी वेब एप्लीकेशंस, तो ये जो नई इंस्टेंसेस हैं इनको हम लोग बहुत ही क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। राइट, बिकॉज यहाँ पर जो इंस्टेंस साइज है वो काफ़ी छोटा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एआई एप्लीकेशंस की, तो एआई एप्लीकेशन में जो इंस्टेंस साइज होता है दैट इज प्रिटी ह्यूज। मतलब फ्रॉम सम अराउंड 10 गीगाबाइट्स टू सम टेराबाइट्स, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम लोग स्केलिंग की बात करेंगे, अब यहाँ पर अगर हमें न्यू इंस्टेंसेस को क्रिएट करना है, सो दैट विल बी टू स्लो एंड इट विल बी टू कॉस्टली ऑल्सो। बिकॉज यहाँ पर नई इंस्टेंस को लोड करने का मतलब है कि जो मॉडल के वेट्स हैं, वी हैव टू लोड द मॉडल वेट्स इन VRAM, एंड अब यहाँ पर जो इंस्टेंस साइज है दैट इज प्रीटी ह्यूज, राइट। तो इट इज गोइंग टू टेक द टाइम टू लोड द वेट्स। तो ये टाइम लग सकता है अराउंड 5 सेकेंड्स लेकर कुछ मिनट्स तक। तो अगर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट है तो 5 सेकेंड्स में या 5 to 10 सेकेंड्स में हो जाएगा। अगर सिस्टम यहाँ पर ज़्यादा फास्ट नहीं है, सो इट कैन टेक अराउंड 1 मिनट और सम मोर मिनट्स ऑल्सो। तो इस वजह से यहाँ पर स्केलिंग करना इंस्टेंस की टर्म में, मतलब सिंपली नए इंस्टेंसेस को क्रिएट कर देना इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज द केवी कैश।
तो जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं दे आर स्टेटलेस। स्टेटलेस का क्या मतलब होता है? सपोज यहाँ पर हमारे पास एक यूजर है, उसने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाती है यूएस रीजन में, एक सर्वर है उस पे, ठीक है। वहां से उसको रिस्पॉन्स मिलता है। जब यूजर दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करता है, देन क्या होता है कि यहाँ पर जो यूएस रीजन में जो सर्वर था वो डाउन है किसी वजह से, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट है वो राउट हो जाती है टूवर्ड्स दिस एशिया रीजन एंड उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब यूजर को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसकी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पर हिट हुई, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसको मिल जाता है, ठीक है। नाउ इफ वी ट्राई टू अप्लाई द सेम थिंग इन द केस ऑफ एआई एप्लीकेशंस, तो एआई एप्लीकेशंस में क्या होता है, देखो कि यहाँ पर जो है टोकन्स की प्रोसेसिंग होनी है, ठीक है। एंड ये जो टोकन्स की प्रोसेसिंग है दैट इज टू कॉस्टली। तो यहाँ पर टू जनरेट द नेक्स्ट टोकन क्विकली और टू कैलकुलेट द नेक्स्ट टोकन क्विकली, एक कीवी कैश यहाँ पर क्रिएट हो जाती है इन वीरैम। अब ये जो कैश है इट ग्रोज ऑन ईच रिक्वेस्ट। तो जब भी यहाँ पर यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा तो जो केवी कैश है वो बढ़ती रहेगी, बिकॉज यहाँ पर जो पुराने टोकन है उनकी जो कैलकुलेशन है वो उसमें कैश होती जा रही है। ओके, तो अगर हम लोग सेम सिनेरियो लेते हैं जो अभी हम लोगों ने वेब एप्लीकेशंस के केस में देखा, तो यहाँ पर जैसे ही यूजर ने मान लो एक रिक्वेस्ट भेजी, सबसे पहले रिक्वेस्ट गई यूएस रीजन में, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स मिल गया। अब यहाँ पर उसने जब सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट भेजी तो अगेन दिस सर्वर इज डाउन। तो जो रिक्वेस्ट है अगर हम लोग उसको राउट करना चाहेंगे इस एशिया रीजन में, तो यहाँ पर अब जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, जो उसकी पूरी कन्वर्सेशन चल रही है, उसको मैनेज करने के लिए व्हाट स्टेप इज टू बी टेकन, दैट आइदर वी हैव टू ट्रांसफर द केवी कैश और वी हैव टू रिकैलकुलेट द करंट स्टेट। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें काफी ज्यादा कॉस्टली है। सो इस वजह से यहाँ पर अगर हम लोग वेब एप्लीकेशंस की तरीके स्टेटलेस बिहेवियर को क्रिएट करना चाहें, सो दैट इज टू costly. Now let's understand about the compute versus memory bandwidth. तो जो हमारा CPU होता है, so it is great at performing the sequential operations like if else statement. Whereas अगर हम लोग GPU की बात करते हैं तो जो GPU होता है that is great at performing the parallel matrix multiplications. अब यहाँ पर LLM कैसे वर्क करता है, LLM के पास एक प्रॉम्प्ट आता है, तो अब उसको अगर नया टोकन जनरेट करना है तो सबसे पहले क्या होगा कि जो मॉडल वेट्स हैं, राइट, तो इस तरीके से जीपीयू है, तो जीपीयू में हमारा वीरैम है एंड देन वी हैव द कोर्स। ओके, अब वीरैम में मॉडल वेट्स लोड हुए हैं एंड वी आल्सो हैव द केवी कैश, राइट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टोकन की कैलकुलेशन होनी है वो होनी है इन कोर्स की हेल्प से। तो अब जब मॉडल वेट्स इन कोर्स में लोड होंगे तभी वो कैलकुलेशन होगी, राइट। तो यहाँ पर जो मॉडल वेट्स हैं वो कोर्स में लोड होंगे एंड देन कंप्यूटेशन विल बी डन एंड नेक्स्ट टोकन विल बी जनरेटेड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मॉडल वेट्स को इन कोर्स तक पहुंचाने के लिए एक बस है या फिर लाइन है, दिस इज एक्चुअली स्लो। तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जीपीयू कोर्स सेट आइडल। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो जीपीयू है, ठीक है, जो जीपीयू के कोर है दे वांट टू वर्क, बट जो डेटा आ रहा है वो काफी ज्यादा स्लो आ रहा है, राइट। अब ये चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखी थी जब हम लोगों ने डिफरेंस समझा था बिटवीन दी वेब एप्लीकेशन एंड दी एआई एप्लीकेशंस, राइट। तो यहाँ पर भी सीपीयू वाज आइडल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पर। जीपीयू के केस में क्या हो रहा है कि जीपीयू को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उसके पास डेटा काफी स्लो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीपीयू के पास कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं है जब तक कि जो डिपेंडेंसी टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। तो अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये स्लो है, इसकी वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो जीपीयू कोर्स है वो वेट करते रहते हैं कि उनके पास डेटा आए एंड वो उनको प्रोसेस करके नेक्स्ट टोकन को generate करें, right? Now, because of these problems, AI scaling is completely different from the web scaling. Alright, so that was it for this particular video. I hope you found this information useful. Do like the video and share it with your friends. And if you're new to this channel, then don't forget to subscribe to this channel. I'll see you in the next one. Thanks for watching.